everyone, I Ashwini welcomes you all back on this very platform of my name, the Ashwini classes. Okay, today we will move further ahead in a geography class. हम लोग जो है भूगोल की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे. आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, क्विक रिवाइंडर क्लास लेते हैं जिसमें देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था. ठीक है, तो चलो जल्दी से देखें कि व्हाट वी हैड सीन इन द लास्ट क्लास. सबसे पहले हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में, जो कॉन्सेप्ट है नॉर्मल लैप्स रेट का, उसका तो कॉन्सेप्ट देखा था. लैप्स मतलब क्या होता था, लूज होना यानी खोना, और रेट एट विच जो है टेम्परेचर. क्योंकि हम लोग क्या बात पढ़ रहे थे, मतलब जो एटमॉस्फेयर में किस तरीके से टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज या इंक्रीज करता है यानी चेंज करता है, वेरिएशन होता है, उसको देख रहे थे. तो यहाँ पे नॉर्मल लैप्स रेट विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर चेंज अगर बात करें तो क्या होता है, टेम्परेचर का चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एल्टीट्यूड. तो वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड, तो वो हम लोग लैप्स रेट में आ गया था. नॉर्मल लैप्स रेट में हमने क्या देखा था, एक पॉजिटिव एनआरएल देखा था, एनएलआर नॉर्मल लैप्स रेट, एक नेगेटिव देखा था. ठीक है, पॉजिटिव में क्या था, क्योंकि हम लोग ट्रोपोस्फेयर में ही रहते हैं. ट्रोपोस्फेयर मतलब लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसमें कि मतलब चूंकि ये लोवेस्ट पार्ट है, तो जहां पे हम लोग रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, इसमें क्या होता था, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा था विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एल्टीट्यूड, हाइट. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल दिया, पॉजिटिव नॉर्मल लैप्स रेट, क्योंकि हम लोग उसमें रह रहे हैं इसलिए उसको जनरलाइज किया गया. मतलब पॉजिटिव में. नेगेटिव में क्या हो गया, इंक्रीज इन द टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, एल्टीट्यूड और हाइट, जो भी बोलो. ओके, यही है, ये देखा था हमने. इसके अलावा क्या देखा था, हमने देखा था कि आवर एटमॉस्फेयर एज अ डायनेमिक सिस्टम, मतलब कि हमारा एटमॉस्फेयर किस तरीके से वर्क करता है वो देखा था. उसमें हमने क्या देखा था, सबसे पहले देखा था कि सन के कोर के अंदर जो है वो कंटिन्यूअस क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन होता है. ठीक है, और वो फ्यूजन रिएक्शन के कारण वो चूंकि दो हाइड्रोजन एटम क्या हो रहे, कंबाइन होकर हीलियम बना रहे थे, और वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस था. ठीक है, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जिससे मतलब जो भी रिएक्शन हो रहे हैं उससे एनर्जी जो है, मतलब हीट जो है वो बाहर निकलता है. मतलब रिएक्शन होने के, मतलब जैसे जैसे रिएक्शन हो गए, वो रिएक्शन होने के साथ साथ क्या होता है, हीट का जो है रिलीज होता है. हीट बहुत यहाँ पे चूंकि ये एक तरीके से फ्यूजन रिएक्शन है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज भी बहुत ज्यादा होगा. ठीक है, तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस था. अगर जिनको लिखना हो तो यू कैन जस्ट राइट, नहीं तो मैं लिखवा एक काम करता हूँ, लिखवा देता हूँ. अच्छा, इसके बाद मैंने क्या देखा था हम लोगों ने, तो वो जो है वहां से कोर से जो है वो क्या हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था. कहां पे, आपके फोटोस्फेयर पे. इसके बाहरी पार्ट को क्या बोलते थे हम लोग, ये कोर हो गया, और इसके आउटर लेयर को क्या बोलते थे हम लोग, फोटोस्फेयर बोलते हैं, फोटोस्फेयर. तो कोर से जो है हीट ट्रांसफर होके कहां पे आ रहा था, फोटोस्फेयर पे, बाय कन्वेक्शन. तो 3 मोड्स ऑफ मतलब हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ा था, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. ठीक है, कंडक्शन में क्या था, विथ इधर मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट वाज मेड इधर बाय फिजिकल कांटेक्ट, जिसको कि हम लोग ये अगर मोर टेक्निकलिटी में अगर जाए तो क्या कर सकते हैं, भाया वाइब्रेशनल एनर्जी का. तो ट्रांसफर ऑफ हीट भाया वाइब्रेशनल, ठीक है, एनर्जी. ठीक है, तो वाइब्रेशन ज्यादा हीट होगा उसमें वाइब्रेशन ज्यादा होंगे उनके मॉलिक्यूल्स में. ठीक है, तो वो वाइब्रेशंस क्या होगा, वो ज्यादा जो है डिस्टर्ब करेगा अगर उसके कांटेक्ट में कोई आएगा. ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, वो ट्रांसफर ऑफ हीट होगा. ठीक है, या एनर्जी ट्रांसफर होगा. उसके बाद कन्वेक्शन देखा था. कन्वेक्शन में क्या था, जो है ट्रांसफर ऑफ हीट क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ बॉडी, यानी कि सर्कुलेशन मूवमेंट हो रहा था ना, जैसे वाटर में था, यहाँ पे हॉट वाटर था तो इट वाज मूविंग अपवर्ड, यहाँ कोल्ड वाटर है, इट वाज मूविंग डाउनवर्ड्स. और ये जो है, ये यहाँ के वैकेंट स्पेस जो हुआ, क्रिएट हुआ, उसको ये यहाँ पे लेने आया, और यहाँ पे जो वैकेंट स्पेस क्रिएट हुआ, और ये इधर, जैसे कि किसी पे मान लो ये एक टॉर्क इधर लग रहा है, किधर लग रहा है, तो क्या हो गया, ये रोटेट करने लग जाता है. सेम बात है यहाँ पे
अपवर्ड, आप कह लो कि एक तरीके से समझने के लिए, अगर इधर अपवर्ड फोर्स लग रहा है, मान लो ये है, एक में अपवर्ड फोर्स लगा दिया, एक में डाउनवर्ड फोर्स लगा दिया, तो क्या हो गया, ये रोटेट होने लग जाता है, ठीक है। सेम थिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, मतलब आप इसको लिखना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है, डायरेक्शन इसका क्या है, अपवर्ड मूवमेंट, यहाँ पे डाउनवर्ड, तो ये क्या हो गया, सर्कुलर एक मूवमेंट क्रिएट हो गया आपका। सेम आपका प्रोसेस जो है, ये फ्लूइड मतलब लिक्विड में भी होता है और गैसेस में भी होता है। तो ये ये कन्वेक्शन का हो गया आपका, और ये कंडक्शन का हो गया, ठीक है। उसी तरह का ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन भी पढ़ा था हमने, उसमें क्या था, चूंकि ट्रांसफर ऑफ हीट भाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो यही हमने पढ़ा था, वो जो मोड ऑफ थ्री मोड ऑफ जो ट्रांसफर ऑफ हीट था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने क्या बताया था, देखो आप, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ भी मान लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसफर ऑफ हीट होता था, ऐसे इसकी जरूरत तो है नहीं, फिर भी मैंने बता दिया, ठीक। चलो, इसके अलावा हमने क्या देखा था, अब वापस इस पे आते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर जिनको ये वाला लिखना है, तो मैं धीरे धीरे बोल देता हूं, आप उसको जो डाउन कर लेना, ठीक है। देयर इज अ कंटिन्यूअस, ठीक है, देयर इज अ कंटिन्यूअस क्या, फ्यूजन रिएक्शन विद इन द कोर ऑफ द सन, ठीक है। देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्यूजन रिएक्शन विद इन द कोर ऑफ द सन वेयर, या इन विच आप कह लो एटॉमिक हाइड्रोजन्स कंबाइंस टू फॉर्म हीलियम, ठीक है। एटॉमिक हाइड्रोजन कंबाइंस टू फॉर्म हीलियम। उसके बाद क्या होता है, और सिंस दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सिंस दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट जो है रिलीज हो रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय रिलीजिंग आउट व्हाट, या कह दो यहाँ पे चूंकि फ्यूजन रिएक्शन है, तो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग रिलीज, ठीक है। तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग रिलीज। तो अब जो वो हीट एनर्जी है, तो दैट हीट एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम कोर टू फोटोस्फीयर बाय कन्वेक्शन, ठीक है। और सिंस दिस इज अ कंटिन्यूअस फ्यूजन रिएक्शन, तो जो है वो हमेशा जो है ट्रांसफर होता रहेगा। और यहां से जो फोटोस्फीयर है, वहां से क्या होगा, द सोलर रेडिएशन, ठीक है। द सोलर रेडिएशन यानी द हीट जो भी है, इज रेडिएटेड in all the direction, ठीक है, in the form of electromagnetic wave from photosphere, the energy, the heat, ठीक है, हीट यहाँ पे क्या, लाइट हो गया, ठीक है। तो लाइट इज बीइंग रेडिएटेड इन ऑल द डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आप इसको वहां पे लिख लेना, ठीक है। चलो, इसके बाद क्या हो गया था, ये जब आ रहा था, आया हमारे पृथ्वी पे सरफेस पे पड़ा, तो इसको क्या बोल रहे थे हम, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, क्या बोल रहे थे, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है। और ओ सॉरी, लाइट चली गई, चलो लाइट आने का वेट करते हैं। वेलकम बैक एंड सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लाइट जाने की वजह से क्या हो गया, क्लास को बीच में रोकना पड़ा था। अच्छा, तब तक मैंने सोचा जो मैंने कल पढ़ाया था, जो मतलब बताया था, एक्सप्लेन किया था, उसे मैंने बोर्ड पे लिख दिया, ठीक है। आप लोग इसे क्या करो, वीडियो पॉज करके इसका स्नैप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप लोग इसे अच्छे से लिख सको। मैंने जो बताया था सिर्फ वही लिखा है, बेसिक चीज, ताकि जो है, क्योंकि हम लोग अभी ज्योग्राफी की क्लास कर रहे हैं, ना कि साइंस की, इसलिए उन सभी चीजों को भी डिस्कस कर दिया जाता है ताकि आपको सारी बातें समझ में आए, ठीक है। क्योंकि हमारे क्लास का मोटो ही है टू कंसेप्चुअलाइज योर कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट को और इनहेंस करना, कॉन्सेप्ट को और बढ़ाना, कॉन्सेप्चुअलाइज करना, ठीक है। तो इसलिए हम लोग साइंस के उन पार्ट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि आर्ट्स के, ताकि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को भी मतलब प्रॉपर तरीके से समझ में आए। तो हम लोगों ने जो कल पढ़ा था, चूंकि रिमाइंडर क्लास है, उसको मैंने लिख दिया। सेम चीज, देयर इज अ कंटीन्यूअस फ्यूजन रिएक्शन अंडरगोइंग विद इन द कोर ऑफ द सन। मैं पढ़ इसलिए रहा हूं ताकि अगर किसी को राइटिंग मेरी समझ में आए तो वो उससे मेल कर ले, ठीक है। वेयर एटॉमिक हाइड्रोजन कंबाइंस टू फॉर्म व्हाट, हीलियम, अलोंग विद द रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। चूंकि हाइड्रोजन है तो यहाँ कंबाइंस नहीं होगा, कंबाइन होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी है, क्योंकि एक्सोथर्मिक इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, विच इज कंटिन्यूअसली बीइंग ट्रांसफर्ड टू द आउटर पार्ट, यानी फोटोस्फीयर ऑफ द सन थ्रू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मोड ऑफ ट्रांसफर, अभी रिमाइंडर भी जस्ट करवाया था, कल पढ़ाया था,
क्या तीन है? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फोटोस्फीयर से क्या होता है? सोलर रेडिएशन रेडिएट्स इन ऑल द डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। और देखो इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है उसके बाद इज इंटरसेप्टेड बाय आवर अर्थ सरफेस, अर्थ एटमॉस्फेयर, सॉरी, इंटरसेप्टेड बाय आवर अर्थ एटमॉस्फेयर, नॉट सरफेस, atmosphere, and finally the solar radiation is received by the earth surface, ठीक है। तो the amount of solar radiation में पढ़ा था is received by the earth surface is called, the amount of solar radiation received by the earth surface is called solar insolation। इसमें हमने क्या बताया था? incoming solar radiation जो था, incoming solar radiation, ठीक है, यही था ना। इनकमिंग सोलर रेडिएशन में हमने क्या बोला था? यहां से क्या ले लेना है? IN इन सोलर इंसोलेशन, इन तीनों को मिलके क्या बन गया हमारा? इंसोलेशन, ठीक है, समझ में आ गया? इंसोलेशन, ठीक है। उसके बाद द फ्रैक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन क्या होता है? इट इज बीइंग व्हाट? रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस या बैक टू द एटमॉस्फेयर, जो कि जिसको हम क्या बोलते थे? एल्बिडो। क्या बोलते थे? एल्बिडो, ठीक है। रिलीज है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। अब इसका देखो वहां पे कुछ थोड़ा सा ये हो गया था एटमॉस्फेयर। अब आप वीडियो पॉज करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसको आप लोग जॉट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो मूविंग है। तो अब इसके बाद एक और टॉपिक था जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है? तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हमने क्या देखा था उसमें? जो हीट एनर्जी रिलीज बाय द क्या? अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ इट्स ओन हीट कंटेंट। मैं लिख भी देता हूं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। एक यही लास्ट टॉपिक है जो रिवाइज करवा रहा हूं। लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, क्या था? द हीट एनर्जी रिलीज बाय द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ its own heat content, ठीक है। अर्थ का अपना हीट कंटेंट होगा, कैसे? अब देखो अर्थ के जो कोर है उसमें भी बहुत सारे, जैसे सन के कोर में प्रोसेस हो रहा था फ्यूजन रिएक्शन, उसी तरह अर्थ में भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। देखो वोल्केनो जब इरप्ट होता है, जो ज्वालामुखी फटता है, देखते हो उससे लावा निकलता है, वो कितना गर्म होता है, यानी कि पृथ्वी का अंदर जो है वो भी क्या है? गर्म है। तो जाहिर सी बात है इसका अपना हीट कंटेंट है। तो हीट कंटेंट, वही हीट कंटेंट जो रिलीज करता है पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी रिलीज करती है बिकॉज ऑफ इट्स ओन हीट कंटेंट, अपने हीट के कारण जो रिलीज करती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। यहां तक तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है, उसका एक रिवाइंड अप हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि जो सोलर रेडिएशन है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हमको अर्थ सरफेस पे मिल रहा है वो, और जो ये एल्बिडो है, ठीक है, ये क्या होता है इसका और आगे मतलब डीप में थोड़ा सा मतलब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक को थोड़ा कवर करने की कोशिश करते हैं। तो देखो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है जो पृथ्वी पे आ रही है सर, तो वो क्या है? कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? जितना भी रेडिएशन, सोलर रेडिएशन जो है वो अर्थ पे रिसीव किया जा रहा है अर्थ के सरफेस के द्वारा, वो क्या है? कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो सन है, सन के कोर में जो प्रोसेस हो रहा है, फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, वो क्या है? ये फ्यूजन रिएक्शन क्या है? अभी पढ़ा ना, देयर इज अ कंटीन्यूअस फ्यूजन रिएक्शन। तो ये जो फ्यूजन रिएक्शन है ये क्या है? कंटिन्यूअसली हो रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है, कंटिन्यूअसली हैपनिंग within the core of the sun। तो पहला तो क्या हो गया? जब फ्यूजन रिएक्शन वो कंटिन्यूअसली हो रहा है। दूसरा, जब ये जो कोर से जो फोटोस्फीयर पे ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ दिस एनर्जी, जो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सोथर्मिक एनर्जी। फ्यूजन रिएक्शन क्या हो रहा है? दो हाइड्रोजन बन के हीलियम बन रहा था, तो हीलियम जो बन रहा है तो उसमें क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहा है। तो कंबाइन होता है, देखो E = mc², सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्या होगा? जो कंबाइन
कंबाइंड जो मॉलिक्यूल बना या एटम बना, एलिमेंट बना, तो वो क्या ज्यादा एनर्जी के साथ ये बना, मतलब दो छोटे छोटे स्मॉल जो एटॉमिक हाइड्रोजन थे, या सिंपल बोलो तो स्मॉल न्यूक्लियाई जब जो है लाइटर वेट वाले जो है दो ऑब्जेक्ट से जुड़े, जो बड़ा बना, तो क्या हो गया, एक उसका जो बड़ा ऑब्जेक्ट बना क्या हो गया, वो बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ, वो उसका एनर्जी क्या हो गया, इससे ज्यादा होगा, तो वो क्या होता है कि देयर इज अ ह्यूज इनॉर्मस अमाउंट ऑफ क्या एनर्जी जो है रिलीज करता है अपने साथ, ठीक है। तो वो जो एनर्जी, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वो एनर्जी जो है, हीट एनर्जी का होता है, ट्रांसफर होता है टू द फोटोस्फीयर, टू द फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर क्या हो गया, आउटर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। तो वो क्या होता है, वो भी कंटिन्यूअस होता है, तो कंटिन्यूअस ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर ऑफ हीट या एनर्जी बोलो, हीट एनर्जी, डायरेक्ट एनर्जी लिख लो, या ठीक है, फ्रॉम क्या, कोर टू क्या, फोटोस्फीयर बाय कन्वेक्शन। ये भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है, ठीक है, ये भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है। अब देखो, अब जब फोटोस्फीयर से सन जो सोलर रेडिएशन है वो रेडिएट हो रहा है ऑल डायरेक्शन में, तो वो भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो कंटिन्यूअस रेडिएशन ऑफ सोलर या हीट एनर्जी का, सोलर रेडिएशन, तो वो भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। तो अर्थ सरफेस पे जब हमारा कहीं भी अर्थ सरफेस पे जो भी सोलर का रेडिएशन होगा, इनकमिंग सोलर रेडिएशन होगा, वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, यानी कि क्या हो गया, कांस्टेंट होगा, ये वैल्यू कांस्टेंट होगा, क्योंकि सेम अमाउंट जो है यहाँ पे जो हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ सेम ही मतलब जो है जो एनर्जी है वो सेम एनर्जी मतलब रेडिएट हो रहा है। अब बात होती है कि डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस मान लो हमारी पृथ्वी की यहाँ है, ठीक है, सन से यहाँ है, जैसे मरकरी हो गया, वीनस हो गया, तो ये कम दूरी है, तो इसको ज्यादा एनर्जी मिलेगा, ठीक है, अमाउंट ज्यादा होगा, लेकिन जो वैल्यू होगा, क्योंकि वो ये तो हमेशा सेम डायरेक्शन में या ऑल डायरेक्शन में क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रेडिएट करेगा। तो जो रिसीव बाय चूंकि मरकरी भी होगा तो क्या होगा, वो भी कांस्टेंट होगा। उसी तरीके से हमारे अर्थ पे भी है, जो सोलर रेडिएशन होगा, जो रेडिएट अर्थ सरफेस रिसीव करेगी, वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हाँ, यहाँ के मुकाबले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटेंसिटी उसका ज्यादा होगा, इंटेंसिटी इन द सेंस द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन, चूंकि डिस्टेंस कम है तो वहां पे ज्यादा हीट जो है, ज्यादा एनर्जी को क्या होगा, रिसीव होगा, यहाँ पे थोड़ा कम होगा। लेकिन इस सरफेस पे, जो अर्थ के सरफेस पे कहीं पे पड़ रहा है, वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस हो रहा है, और कॉन्स्टेंटली जो है वो एनर्जी का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, कॉन्स्टेंटली यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, कॉन्स्टेंटली यहाँ से रेडिएट हो रहा है, ठीक है। तो यही से एक कॉन्सेप्ट आता है क्या, कि द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन, ठीक है, रिसीव बाय द अर्थ सरफेस इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव बाय द अर्थ सरफेस इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, द amount of solar radiation, जो कि इन द फॉर्म ऑफ क्या, हीट या लाइट को received by the earth surface is always constant। अब क्यों होता है कांस्टेंट, क्योंकि देयर इज अगर क्यों है लिखना है इसके आगे, तो बिकॉज ऐसे कर लेना, बिकॉज देयर इज अ कंटिन्यूअस, देयर इज फ्यूजन रिएक्शन, यानी कंटिन्यूअस फ्यूजन रिएक्शन कर लेना। देयर इज कंटिन्यूअस फ्यूजन रिएक्शन हैपनिंग विद इन द कोर, देयर इज कंटिन्यूअस ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम कोर टू फोटोस्फीयर, और देयर इज कंटिन्यूअसली रेडिएशन, ठीक है, ठीक है। यहां से रेडिएट, कंटिन्यूअस रेडिएट, जो सन है वो क्या करता है, कंटिन्यूअसली रेडिएट करता है, इसका अपना जो सोलर रेडिएशन है इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव बाय द अर्थ सरफेस जो हमेशा कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, अब देखो उसमें क्या जोड़ेंगे,
तो ये अर्थ सरफेस है, ये जो हमारा सोलर रेडिएशन आ रहा है, तो एक यूनिट एरिया और एक यूनिट टाइम में, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, तो एक यूनिट एरिया, 1 यूनिट एरिया में कितना सोलर अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन यानी कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी अर्थ सरफेस के द्वारा रिसीव किया जा रहा है एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट एरिया और एक यूनिट 1 यूनिट टाइम, ठीक है। तो 1 यूनिट एरिया और 1 यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव किया जा रहा है, जो कि वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, सोलर कांस्टेंट, उसको क्या बोलेंगे, सोलर कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं सोलर कांस्टेंट का एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं। तो सोलर कांस्टेंट हमारा क्या हो गया, दिस कांस्टेंट, ये जो है ना कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट, इसी कांस्टेंट को दिस कांस्टेंट सोलर रेडिएशन, ठीक है, सोलर रेडिएशन को या इनकमिंग सोलर रेडिएशन को इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है, हीट एनर्जी, ठीक है। दिस कांस्टेंट सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस per unit area and per unit time is known as या is called as what, क्या कहते हैं उसको, सोलर कांस्टेंट, क्या कहते हैं, सोलर कांस्टेंट, ओके। सो क्या कहते हैं, सोलर कांस्टेंट, ठीक है, यहां तक समझ में। अब आ जाते हैं कि सोलर कांस्टेंट, तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है या वो रिसीव किया जा रहा है एक यूनिट एरिया, जो भी कांस्टेंट है, चाहे उसका वैल्यू की जो 400 हो, 500 हो, 200 हो, 300 हो, 1000 हो, 2000 हो, वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। लेकिन एक यूनिट एरिया में और एक यूनिट टाइम में कितना जो है एनर्जी रिसीव किया जा रहा है, जो कि जिसको हम सोलर कांस्टेंट बोले, यानी वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट क्या होगा, चलो उसको देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, सॉरी, बाय द अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, इसका स्नैप ले लो, ठीक है। तो अब देखो, आई एम गोइंग टू रब इट, देखो यहां क्या कर रहा है, पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम, तो सोलर रेडिएशन क्या है, एक तरीके से क्या हो गया, ये मेरा एनर्जी हो गया, क्या हो गया, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी यानी हीट एनर्जी, एनर्जी ना ये हो रहा है, तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसका यूनिट निकाला तो इन जनरल क्या हो गया हमारा, दैट इज, अगर इसको करके करें हम, दैट इज, यहीं पे लिख लो ना, दैट इज, तो ये क्या हो गया, यानी कि एनर्जी received per unit area और per unit time, इसको ऐसे लिख लो, एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। अगर इसको और स्पेसिफिकली और अच्छे से लिखा जाए तो क्या हो जाएगा मेरा, हीट एनर्जी, क्या हो गया, हीट एनर्जी रिसीव्ड, ठीक है, हीट एनर्जी रिसीव्ड, तो हीट एनर्जी रिसीव्ड मतलब बाय अर्थ सरफेस, तो हीट एनर्जी अपॉन क्या कर देंगे हम, पर यूनिट एरिया, मतलब डिवाइड कर देंगे यूनिट एरिया यानी कि एरिया और पर यूनिट टाइम, तो मतलब क्या हो गया, एरिया है और मीटर, मतलब टाइम का क्या होता है, टाइम, ठीक है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम, ऐसे कर लो। देखो इसको, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना रेट ऑफ डूइंग वर्क,
रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये एग्जांपल वर्क का इसलिए लिया कि इसका भी कॉन्सेप्ट यहाँ आएगा। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट, सॉरी वर्क पावर को क्या कहते हैं हम लोग, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम मतलब क्या हो गया, वर्क अपॉन टाइम, यही होता है वर्क अपॉन टाइम। तो उसी तरह के वर्क अपॉन टाइम ये क्या हो गया, मेरा पावर हो गया, पावर हो गया वर्क अपॉन टाइम। तो सेम उसी तरीके से क्या हो गया, एनर्जी रिसीव पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम। तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग एनर्जी अपॉन, एनर्जी अपॉन व्हाट, एरिया इंटू टाइम। ठीक है, एरिया इंटू टाइम। चलो अब ये वाला पार्ट हम रब कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको ये स्क्रीनशॉट लेना ले लो। अब देखो यूनिट जो है वो पहले यूनिट जानते हैं, किस यूनिट में, फिर वैल्यू पे तो बाद में आएंगे, पहले यूनिट। तो यूनिट में क्या होता है, हम लोग जैसे कि 9th और 10th में भी पढ़ेंगे जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। जैसे कि क्या हो गया, एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसको एसआई बोलते हैं। ऐसे तो उसका होता है सिस्टम इंटरनेशनल, ऐसे नाम है, लेकिन हम लोग इन जनरल क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यही है, ठीक है। तो एसआई का फुल फॉर्म। दूसरा क्या होता है जिसको कि एमकेएस भी बोलते हैं। तो एमकेएस क्या हो गया मेरा, मीटर, ठीक है। एमकेएस क्या हो गया, देखो तो अगर इसको बांटे हम तो एक क्या होता है हमारा एसआई यूनिट, यूनिट सिस्टम जिसको कि हम लोग एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, सीजीएस होता है, ठीक है। ऐसे तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी जैसे दो में हम लोग समझते हैं ज्यादा, क्योंकि फिजिक्स का क्लास नहीं है। तो ये क्या हो गया मीटर, ये क्या हो गया किलोग्राम, और ये क्या हो गया सेकेंड, और ये क्या, इसमें क्या हो गया सेंटीमीटर, क्या हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे मीटर था तो ये सेंटीमीटर, ये किलोग्राम है तो ये ग्राम हो गया, और ये सेकेंड का तो सेकेंड ही रह गया, ठीक है। तो दो टाइप ऑफ क्या है हमारे यूनिट्स हैं, दोनों में देख लेते हैं क्या है। और चूंकि मैं दोनों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कब कहां कौन सा वैल्यू पूछ दे, इसलिए मैं दोनों बता दे रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो लिख ही देता हूं, तो ये मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। एसआई में और एसआई में देखो, तो एसआई में क्या हो जाएगा, एनर्जी का क्या होता है जनरली जूल होता है। एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल, तो हम इसको लिख दिए जूल, ठीक है। जूल को क्या जैसे डिनोट करते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा मेरा एरिया, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, एरिया बराबर क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी मीटर इंटू मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। और टाइम का क्या होता है सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। और सीजीएस में क्या हो जाएगा, ये भी हो गया मेरा क्या, एनर्जी का होता है कैलोरी, सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम का यूनिट में मतलब एनर्जी का जो यूनिट होगा क्या होगा कैलोरी, अपॉन अब ग्राम, अब यहाँ पे क्या मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या था सेंटीमीटर हो जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इनटू सेकेंड, ठीक। अभी हम और अच्छे से एक चीज बता देते हैं ताकि आप लोग और अच्छे से समझ सको, ठीक है। चूंकि हमारे क्लास का मोटो ही है टू कंसेप्चुअलाइज योर कॉन्सेप्ट। तो देखो अगर हम यहां पे लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं एसआई और यहां लिख लेते हैं सीजीएस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन को थोड़ा बड़ा ले रहे हैं, ठीक है। देखो हम लोग सब पढ़े हैं एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है एसआई यूनिट जूल होता है, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी क्या होता है मेरा वर्क वाला एनर्जी, मतलब हम लोग जो वर्क करते हैं उसी तरीके से एक जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं वो किस एनर्जी की बात कर रहे हैं, हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है।
हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इसका एसआई भी जूल ही होता है, लेकिन सीजीएस में अंतर हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सीजीएस में इस एनर्जी वर्क का होता है अर्ग, क्या होता है अर्ग, ठीक है। लेकिन वहीं हीट एनर्जी की बात होती है तब यहाँ पे हो जाता है इसका सीजीएस यूनिट कैलोरी, जिसको कि CA कैलोरी, ठीक है। क्या होता है कैलोरी, समझ में आ गया। तो एनर्जी जो है जब वर्क के फॉर्म में ले रहे हैं तो उसका सीजीएस यूनिट अर्ग होता है, और जब एनर्जी जो है हम हीट के फॉर्म में ले रहे हैं तो उसका सीजीएस यूनिट क्या होता है हमारा कैलोरी हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हीट। अब देखो एक चीज और, इसको मैं रेट से कर दे रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग याद करो, ठीक है। जहां तक भी मतलब जो फैक्चुअल चीज है उसको छोड़ दो, लेकिन जहां तक पॉसिबल है वहां तक समझने की ही कोशिश करेंगे। एनर्जी, अब यहाँ पे क्या है, हीट ट्रांसमिशन की बात हो रही है, ठीक है। हीट ट्रांसमिशन, अब देखो सन से जो एनर्जी आ रहा है, सोलर रेडिएशन आ रहा है, तो वहां पे क्या हो, जो हमारे अर्थ के द्वारा क्या होगा, इंटरसेप्ट मतलब रिसीव जो हो रहा है, तो सबसे पहले तो देखो जो ओजोनोस्फीयर है वहां से यूवी रेज हट जाता है, ठीक है। अच्छा एक और बात, उससे पहले एक छोटा सा बात, यहाँ से मूव करने से पहले एक छोटा सा बात बता देता हूँ। जो सोलर रेडिएशन आ रहा है तो हम लोग जो पार्ट देखते हैं ना, जो विजिबल पार्ट होता है लाइट का, सिर्फ वही पार्ट जो विजिबल पार्ट देख पा रहे हैं वो बहुत छोटा होता है, उसका भी जो विड्थ होता है वो जनरली क्या होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, ठीक है। जो लेकिन जो हम लोग ने क्या पढ़ा अभी जस्ट बताया, जो सोलर रेडिएशन जो है वो क्या होता है, रेडिएट जो होता है सन के सरफेस से, आउटर सरफेस से, वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अलग स्पेक्ट्रम होता है। एक साइड हो गया आपका यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, और दूसरा क्या हो गया हमारा इंफ्रारेड रेज, ठीक है, इंफ्रारेड रेज। तो यही यूवी रेज क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है कहां पे, हमारा ओजोनोस्फीयर में, ठीक है, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इंपैक्ट ऑफ यूवी रेज, ठीक है। और जो विजिबल जो हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, बस 400 से 700 नैनोमीटर उसका, ये आपका जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। मतलब कि ये तो उसी तरीके से इसका अलग विड्थ है, इसका अलग विड्थ है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में जानना नहीं है क्योंकि फिजिक्स की क्लास नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बता देता हूँ। जो विजिबल लाइट है वो हमारा क्या है 400 से 700 नैनोमीटर है। अच्छा ये एक बार बीपीएससी एग्जाम में पूछा भी है, ठीक है, व्हाट इज द रेंज ऑफ विजिबल मतलब विजिबल लाइट, ठीक है। अब देखो इसमें भी, अब जैसे विजिबल लाइट में भी क्या हो गया, 7 कलर में बटा हुआ, भिप, ठीक है। उसमें क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, 7 पार्ट हो गया। उसका भी जो हम लोग रेनबो पढ़ते हैं, इंद्रधनुष वाला देखते हो, 7 रंग से बनता है। चलो तो ये एक इंफॉर्मेटिव के लिए आपको बता दिया गया। अब वापस आते हैं उस पर, ठीक है। तो हमारे सूर्य से, जो कि याद आ गया तो वो बता दिया, जो अल्ट्रावायलेट की बात हुई बीच में ना, जो ओजोनोस्फीयर जो एब्जॉर्ब करता है, तो हमारे सूर्य से जो है हमारे पृथ्वी पे जब सोलर रेडिएशन आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो जो सोलर रेडिएशन रिसीव हो रहा है अर्थ के सरफेस के थ्रू, तो वो क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, हीट का क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी फ्रॉम सन टू अर्थ, ठीक है। वो एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो वो होगा तब क्या कहेंगे उसको, वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा एनर्जी का क्या हो रहा है, हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको और पर्टिकुलर ले लेंगे तो एनर्जी क्या है, यहाँ पे हीट ले लो, हीट एनर्जी, ठीक है। एनर्जी का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। अब आ जाते हैं, तो यहाँ पे जब बात हो रही है, क्या हो रही है, एनर्जी का ट्रांसमिशन, हीट का ट्रांसमिशन का, तो यही हीट ट्रांसमिशन जो है, एनर्जी हीट ट्रांसमिशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जूल, ये क्या हो जाएगा, जूल, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, यानी कि इसको लिख सकते हो जूल सेकेंड -1, या ऐसे लिख लो मीटर -2 सेकेंड -1, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, कैलोरी, ठीक है, और क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर -2 और सेकेंड -1, जगह कम है, आप लोग इसको इस तरीके से सीधे में लिख लेना, ठीक है।
अब देखो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं, देखो चूंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए इस पे टाइम दे रहा हूं, मे भी कि कभी एग्जाम में पूछ दे। ये हो गया कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और उसके बाद सेकेंड -1, ये मिनट कर लो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मिनट में ले लेंगे, तो यहाँ पे मिनट ले लो, ठीक है। मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं, ठीक है। यहां पे अगर हम मिनट ले लें, ऐसे तो सेकंड नहीं है, अगर जब हम मिनट लेंगे इसको ऐसे यहां पे लिख लो, जूल, जूल नहीं, ये लिखो कैलोरी सेंटीमीटर -2 और सेकेंड -1, ठीक है। जब इस पे यहां पे हम लेते हैं कैलोरी, ठीक है, सेंटीमीटर -1 और मिनट -1 लेते हैं, तब क्या होता है, तो देखो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम था लैंजली, उनके नाम पे ये रखा गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू निकाल रहे हैं सोलर कांस्टेंट का, तो वो क्या हो रहा है, उसको मेजर कर रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू, मतलब व्हाट इज द, पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट, मतलब क्या हो गया, हम लोग उसको मेजर करके निकाले होंगे ना वैल्यू, तो मेजर किसको कर रहे हैं, सोलर रेडिएशन को कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, सोलर रेडिएशन को। तो जो साइंटिस्ट थे वो जो है ना, उन्होंने ही इन्वेंशन किया था किसका, बोलोमीटर का। और बोलोमीटर क्या है, याद रखना, बहुत यह है, मे भी किसी एग्जाम में पूछ दे, बोलोमीटर क्या हो गया, बोलोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन, मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन। और हम लोग यहाँ पे क्या है, सोलर रेडिएशन को ही क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है ये, इसको हम सीजीएस में क्या बोलेंगे, लैंजली, क्या बोलेंगे, लैंजली। इन्हीं के नाम पे जो है क्या है, कांस्टेंट का नाम रखा गया, जिसको बोलेंगे लैंजली, ठीक है। आप समझ गए क्यों इतना मतलब बताना ये कर, आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, मैं इसको रब करूंगा ताकि मुझे कुछ समझाना है, और ठीक है, बोलोमीटर में ऊपर लिख दूंगा। अब देखो जूल पर सेकंड जो है, जूल पर सेकंड जो है वो हमारा क्या होता है, देखो ये जूल है ना, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का यूनिट सेकंड, तो जूल पर सेकंड बराबर क्या होता है, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। तो 1 वाट इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। तो ये 1 जूल अपॉन 1 सेकंड को क्या लिख देंगे हम लोग, वाट लिखेंगे। तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाट पर मीटर स्क्वायर, क्या हो गया, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो हम इसको यहां पे क्या लिख सकते हैं, वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वाट पर मीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं, अब देखो यही पे जो वैल्यू हम बता रहे थे, तो कैलोरी, ठीक है, पर मिनट और पर एरिया, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो रिसीव हो रहा है किसके द्वारा, अर्थ सरफेस के द्वारा 1 मिनट में और 1 यूनिट एरिया में, ठीक है, 1 यूनिट एरिया में, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर मतलब कि इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लैंजली, इसको क्या बोलेंगे, इस यूनिट को। तो इसका जो है जनरली आया था 2 वैल्यू, क्या आया था, 2, यानी कि the amount of, देखो लैंजली को डिफाइन कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन कर लो, सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस, ठीक है,
क्या हो गया, इन या पर मिनट या पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सेंटीमीटर, पर यूनिट एरिया कर दो सेंटीमीटर स्क्वायर, या इन कर लो, इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या बाय द अर्थ सरफेस having 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया in 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को ऐसे लिख लो, having 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इन 1 मिनट, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव बाय द अर्थ सरफेस हैविंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इन 1 मिनट, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लैंजली। क्या बोलेंगे उसको, लैंजली, ठीक है। वही सोलर कांस्टेंट, और ये मतलब उनके द्वारा पाया गया। तो द सोलर कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, 2 लैंजली, यानी 2 कैलोरी जो है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मिनट, ठीक है। तो 2 कैलोरी जो है सेंटीमीटर जो, तो सोलर कांस्टेंट का जो वैल्यू हो गया, सोलर कांस्टेंट का वैल्यू मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो सोलर कांस्टेंट का हमारा क्या वैल्यू हो गया, वो क्या हो गया, 2 कैलोरी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी या सोलर रेडिएशन, 2 कैलोरी अमाउंट ऑफ 2 कैलोरी एनर्जी जो है वो 2 कैलोरी एनर्जी, ठीक है, इज बीइंग received by the earth surface having क्या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया and having 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया in 1 मिनट, ठीक है। तो यही क्या हो गया हमारा सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो गया हमारा, सोलर कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना हो गया, 2 कैलोरी, ठीक है, पर क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और पर क्या हो जाएगा हमारा, मिनट, ओके। तो इसी को क्या बोलेंगे, 2 लैंजली, सॉरी लैंजली, क्या बोलेंगे, 2 लैंजली। तो सोलर रेडिएशन जो है वो 2 लैंजली जो है हमारा कांस्टेंट जो है, ये वैल्यू आ गया। इसी को क्या बोलेंगे, 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है। ये तो हमारा सीजीएस में हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमको लैंजली का कॉन्सेप्ट बताना था। लेकिन अब जब एमकेएस यानी कि जो हम लोगों ने देखा था एसआई यूनिट में, तो क्या वैल्यू आता है, ठीक है, यानी कि वॉट आवर में जो था वो देख लेते हैं, वॉट पर मीटर स्क्वायर में। तो देखो एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है ना वो फाइंड किया गया। कहीं पे आप इसका वैल्यू देखोगे 1361, कहीं पे देखोगे 1366, कहीं पे देखोगे 1376, कहीं पे देखोगे 1353 और 4, कहीं पे देखोगे 1340 भी देख सकते हो, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1400, ठीक है। तो 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे 1 केजी में क्या होता है 1000 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। उसी तरह 1000 वाट बराबर क्या हो जाएगा 1 किलोवाट। तो इसको 1.4 किलोवाट लिख सकते हैं पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सोलर कांस्टेंट का वैल्यू, एक तो ये हो गया, ये
SI यूनिट में, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। तो 1.4 किलोवाट अपॉन पर मीटर स्क्वायर। देखो अब जैसे जूल और कैलोरी में भी अंतर है, अभी जैसा है देखो क्या होता है 1.481, ठीक है, नहीं सॉरी 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है 4 4.184 जो है वो कैलोरी होता है। 1 जूल बराबर 4.184 कैलोरी। तो 1 कैलोरी बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन, तो यानी कि क्या हो गया 4.2, तो 1 अपॉन 4.2 तो कितना 0.239 जूल, ठीक है, 0.239 जूल होता है। तो 1 कैलोरी बराबर कितना हो गया, सॉरी 1 कैलोरी बराबर 0.239 जूल, 0.239 जूल। तो अब देखो 1400 किलोवाट है ना, किलो वाट है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा था जूल आ रहा था, यानी कि 1400 वाट था। तो यहाँ 1400 को अगर फिर आप कैलोरी में कन्वर्ट करोगे तो वैसे वैल्यू आ जाएगा आपका, ठीक है। तो याद रखना हमेशा कि 1 जूल बराबर 4.2 कैलोरी, तो 1 कैलोरी बराबर 0.239 जूल, ठीक है, 0.239 जूल। तो हमेशा क्या हो गया आपका कैलोरी वाला वैल्यू क्या हो गया बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो 1 कैलोरी बराबर, तो 1 जूल इज इक्वल टू इतना कैलोरी। उसी तरीके से 1 जूल बराबर अगर फॉर इंफॉर्मेशन क्या हो गया, जैसे 1 जूल बराबर क्या होता है, मैं ये लिख देता हूँ 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। यहाँ पे 1 जूल बराबर क्या हो गया आपका 4.184 कैलोरी हो गया। तो 1 कैलोरी बराबर आपका कितना हो गया 0.239 जूल, ठीक है। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया आपका क्या सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट का वैल्यू, तो सोलर कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट तो बता दिया। सोलर कांस्टेंट का वैल्यू मैं फिर से एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सोलर कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, दोनों में लिख दे रहा हूँ। वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट क्या हो गया हमारा, पहला एसआई में क्या हो गया, इन एसआई ये हो गया मेरा 1400 लिख लो वॉट पर मीटर स्क्वायर, या इसको 1.4 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, जो कि यहाँ पे आ रहा है वाट मीटर स्क्वायर। और इन सीजीएस में क्या हो जाएगा, इन सीजीएस क्या हो गया, इन सीजीएस, तो सीजीएस में क्या हो गया हमारा, ये आ रहा था वैल्यू कितना 2 लैंजली यानी कि 2 कैलोरी, ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 2 कैलोरी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिसीव किया जा रहा है अर्थ के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया के बराबर, है ना। चलो अब आगे चलते हैं, जिसको स्नैप लेना ले लो, प्लीज पॉज द वीडियो। अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट है एल्बिडो का, ठीक है, जो हमने इसमें पढ़ा था। तो देखो कुछ फैक्टर्स तो होंगे जिसपे एल्बिडो डिपेंड करता होगा, यानी कि एल्बिडो क्या था हमारा, जो सोलर रेडिएशन जो था वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा था जो है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में, या सीधे बोलो स्पेस में, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग एल्बिडो। तो देखते हैं कि किन फैक्टर्स पे जो है एल्बिडो डिपेंड करता है। The factors upon which albedo depends। तो देखो albedo क्या था, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, 3 से 4 बार क्या हो गया रिवीजन हो जाएगा। क्या हो गया आपका, the reflected incoming solar radiation by earth surface, ठीक है। अब देखो जाहिर सी बात है एक जैसा सरफेस तो कहीं, देखो किन किन चीजों पे डिपेंड कर सकता है। पहला हम देखते हैं नेचर ऑफ द सरफेस, नेचर ऑफ द सरफेस। अब देखो कैसे डिपेंड करता है। अब मान लो कोई सन का रे आ रहा है, लाइट आ रही है, जो भी हो रेडिएशन आ रहा है, तो जो एक डेजर्टिक एरिया जो बालू है, ठीक है, मान लो बालू है, कोई एक एरिया है जहाँ पे बालू है, जमीन उसका एक जगह का जमीन जो है एरिया मिट्टी से भरा है, ठीक है,
मिट्टी में भी बहुत टाइप के होते हैं सॉइल में। तो अब बताओ, आप लोग खुद सोचो कौन सा जो है पार्टिकल जो है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है जो हमारा सैंड है, सैंड पार्टिकल्स है, दैट विल रिफ्लेक्ट या बाउंस बैक व्हाट मोर व्हाट इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन सॉइल। सॉइल क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा उसमें, वो रिफ्लेक्ट कम करेगा। लेकिन जो आपका सैंड है वो क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तो क्या हो रहा है, सरफेस पे हमारा क्या हो रहा है, डिपेंड हो रहा है। ठीक है, प्लेन सरफेस रहेगा तो ज्यादा मतलब रिफ्लेक्ट करेगा, और रफ सरफेस रहा तो कम करेगा। अब देखो कैसे, वो भी कैसे, अब अगर एग्जैक्टली देखोगे तो ऐसा रफ और प्लेन वाला बात नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर राउंड ऑफ फिगर में देखें तो अब देखो जैसे नेचर ऑफ द सरफेस है, ऐसे तो नहीं बताया तो आगे पढ़ना डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी में उसका ये फिर से आएगा, लेकिन चलो यही बता देता हूँ। देखो सबसे ज्यादा जो है वो हीट कौन सा, मतलब सॉरी हीट बोलते हैं, ऐसे तो हीट से भी रिलेटेड हो गया, डिफरेंशियल हीटिंग अभी जैसे बोल रहे थे। सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कौन करेगा, यानी एल्बिडो सबसे ज्यादा किसका होगा, कौन से सरफेस का, तो सबसे ज्यादा होगा स्नो का। क्या होगा, स्नो का। ये अराउंड जो है आपका 70 to 90% जो है ये रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है सोलर रेडिएशन, यानी कि सोलर रेडिएशन को बैक टू द स्पेस कर लो या एटमॉस्फेयर कर लो। अब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अब ये मत समझना है कि जो ये एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, कहीं 65 भी हो सकता है, लेकिन जनरली 70 to 90% ये रिफ्लेक्ट कर देता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्नो। ये भी कर सकते हो कुछ स्नो जो है। अच्छा क्या, चलो अब उसके बाद जो आ जाता है ओशियनिक आइस आ जाता है। क्या आ जाता है हमारा, ओशियनिक आइस। ये अराउंड आपका जो है 55% जो है वो 55 to 60 कर लो, ये हमारा 55 to 60% क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है। कहां, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को कहां करता है, सॉरी स्पेस में। इसके बाद जो है कंक्रीट बिल्डिंग्स कर दो, कंक्रीट बिल्डिंग्स। ठीक है, ये अराउंड यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसको आप लोग ये मत समझना कि एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, मैं आगे साइन ही लगा देता हूं। ये अराउंड 52% जो है वो लाइट को क्या करता है, या इनकमिंग सोलर रेडिएशन को क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। कहां पे, एटमॉस्फेयर में या स्पेस बोलो। ठीक है, तो अब देखो कंक्रीट बिल्डिंग है वो भी क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है इनकमिंग सोलर रेडिएशन को। ठीक है, इसके अलावा अब चूंकि बिल्डिंग मैंने डाल दिया इसलिए उस समय वहां पे पढ़ना था हीटिंग, लेकिन फिर भी चलो यहीं देख लिया हमने। अब इसके अलावा आ जाता है हमारा जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट ले लो, सॉरी इसके बाद ले लो सैंड। ठीक है, सैंड अराउंड क्या करता है, 50% ऑफ जो रेडिएशन है उसको क्या करता है, बाउंस बैक कर देता है या रिफ्लेक्ट कर देता है अर्थ के इसमें। उसके बाद ले लो एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि हमेशा ग्रीन ही रहते हैं। अच्छा, ये जो है अराउंड आपका, मैं पहले लिख देता हूं, इसको लिख लो अराउंड अप्रोक्सीमेट जो है 35 to 40% कर लो या 45, जो भी लिखो। ये तो डिपेंड करेगा डेंसिटी पे भी, ज्यादा डेंसिटी होगा तो क्या होगा, प्रकाश कम आपका अर्थ के सरफेस पे पहुंचेगा और बहुत सारा जो है आपका जो सोलर रेडिएशन है वो उसके पत्ती से ही क्या हो जाएगा, लीफ पे जो पड़ेगा वहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ जैसे कि अब एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात होगी तो उसी तरीके से डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, डेसिडुअस फॉरेस्ट लगभग क्या करता है, ये 25% के आसपास आपका अप्रोक्सीमेट जो है 25% जो है ये बाउंस बैक कर देता है। ठीक, उसी तरीके से फिर और ले लो। अच्छा, डेसिडुअस फॉरेस्ट हो या ना, अब देखो सॉइल,
जैसे मिट्टी और सैंड के बीच में हमने बोला था ना, अभी एग्जांपल शो कर रहा था, मैंने किया था। सिंपल ऐसे भी समझो ना, अगर मान लो कोई लाइट है, लाइट को आप जैसे मिरर पे रखो, एल्यूमिनियम फॉयल पे रखो, कौन सा ज्यादा ये रिफ्लेक्ट करेगा, या फिर आप अपने पेपर पे रखो, व्हाइट पेपर पे रखो, फिर मतलब ब्राउन पेपर पे रखो, खुद समझ में आएगा कौन ज्यादा। जैसे घर का इंटीरियर भी हम लोग करवाते हैं, क्या करवाते हैं, लाइट कलर से करवाते हैं, सो दैट व्हाट लाइट कुड रिफ्लेक्ट मोर। और क्या होता है, लाइट कलर क्या होता है, रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा, और डार्क जितना होगा वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, ठीक है। तो देखो सॉइल, तो ये देखो स्नो उसी तरीके से क्या हो गया, लाइट कलर है, ओशियनिक आइस लाइट कलर है। कंक्रीट बिल्डिंग्स भी क्या हो गया, पेंट की बात अगर छोड़ दें, सॉरी पेंट की बात अगर छोड़ दें तो क्या हो गया, तो उसका जो कलर है ऐसे, तो वो क्या करेगा ज्यादा, वो भी क्या हो गया, लाइट कलर हो गया। सैंड वो भी आपका लगभग मिरर के टाइप का हो जाता है। एवरग्रीन फर्स्ट वो पूरा डार्क कलर हो गया, ठीक है ना, और ज्यादा डेंसिटी हो तो ज्यादा रिफ्लेक्ट ये करेगा आपका। डार्क मतलब वहां पे एब्जॉर्प्शन का बात नहीं है, यहाँ पे है कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन उसको रिफ्लेक्ट बैक जैसे कर रहा है, ठीक है, एल्बिडो जिसको हम कह रहे हैं। अब सॉइल जो है ये अराउंड आपका 20% जो है, सॉइल क्या करता है, अप्रोक्सीमेट 20% जो है वो सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। अब इसके बाद आ जाओ, जैसे एवरग्रीन, कोनिफेरस, ये अराउंड 5% के लगभग लमसम करते हैं। ग्रासलैंड है, ये अराउंड 2% ले लो, और ज्यादा से ज्यादा एक और ले लो, चारकोल ले लो, ये 0.05%, ठीक है। तो देखो चारकोल एक तो ब्लैक होता है, तो वो रिफ्लेक्स भी कम करेगा और एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, तो चारकोल का क्या 0.05%, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो, ये जो है हमारा एल्बिडो क्या हो रहा है, जो मतलब नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। चलो दूसरा पार्ट क्या है, ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। दूसरा क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, क्या करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। देखो कैसे, तो अब ये देखो, मान लो एक तो जो अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन है वो, अच्छा इसको समझाने से पहले, अच्छा ठीक है समझा पहले बना देता हूं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा यहां पे, और ये इंसिडेंट रे हो गया नॉर्मली, और ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मली हो गया, यानी परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस हो गया, ठीक है। तो इस केस में और इस केस में यहां पे क्या होगा, लेस एब्जॉर्प्शन, और यहां पे क्या हो गया, मोर रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन। और उसी तरीके से यहां वाले में क्या हो गया, मोर एब्जॉर्प्शन, और यहां पे क्या हो गया, लेस रिफ्लेक्शन, मोर एब्जॉर्प्शन यहां पे, ठीक है। तो देखो कैसे इसको समझते हैं, जब किसी एंगल से ये इंसिडेंट हो रहा है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, तो जो अर्थ सरफेस पे है ये हमारा क्या होगा, अर्थ सरफेस, ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अर्थ सरफेस है। तो ये क्या होता है, जब किसी एंगल से इंसिडेंट हो रहा है अर्थ सरफेस पे, तो यहाँ पे एब्जॉर्ब लेस होता है, लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या होता है, सोलर रेडिएशन, और रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। लेकिन वही जब नॉर्मली होता है, अभी सिर्फ देख लो समझाऊंगा अभी, जब नॉर्मली हो रहा है तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है और रिफ्लेक्शन कम हो रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ क्या, बाउंस बैक ऑफ व्हाट, सोलर रेडिएशन। इसको एक सिंपल कॉन्सेप्ट में ऐसे समझो, मैं बता रहा हूं। जैसे ये पेन है, ठीक है, तो ये पेन है,
अभी किसी भी फोर्स से आप अपने से क्या करना, एक फोर्स से इस एंगल पे इसको अपने फिंगर टिप पे रखना, पेन के टिप को, ठीक है। अब यहाँ से प्रेशर देना और फिर जब इसको सीधा करोगे ना नॉर्मली, तो यू विल फील मोर प्रेशर ऑन योर फिंगर टिप, ठीक है। यहाँ पे आपको ज्यादा ये पिंचअप करेगा। यहाँ पे क्या है, कम फोर्स, मतलब वही सेम फोर्स से क्या हो रहा है, चूंकि एरिया इसका, एरिया ऑफ इम्पैक्ट क्या है, ज्यादा है, इसलिए क्या हो रहा है, इसका इम्पैक्ट कम हो रहा है। लेकिन जब सीधे कर दोगे तो एरिया ऑफ इम्पैक्ट क्या हो गया, कम हो जाएगा, और आपका जो पेनिट्रेटिंग फोर्स बोलो या फिर प्रेशर जिसको बोलते हो, प्रेशर इज इक्वल टू क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वो प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा लग गया, ठीक है, कम यूनिट एरिया पे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा वो, अब देखो ये कॉन्सेप्ट समझ गया ना, अब उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम इसको समझाते हैं, ठीक। अब चूंकि इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जैसे पेन क्या था हमारा, फोर्स कांस्टेंट रखे थे, तो अब इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, जैसे मान लो ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, अर्थ का सरफेस है, तो मान लो एक, मैं ऐसे गोल ही बना देता हूं, ठीक है। तो अब देखो यहां पे अगर कोई नॉर्मली पड़ रहा है, देखो एक आपका नॉर्मली पड़ रहा है, ये मान लो इसका विड्थ है, ठीक। तो इसका एरिया ऑफ इंपैक्ट देखो, इसका एरिया ऑफ इंपैक्ट क्या आ रहा है, यहां से लेके यहां तक आ रहा है, ठीक। अब वही है जब हम किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे यहां से पड़ेगा, ये थोड़ा और मोटा है, ठीक है, मैंने लगभग, अब ये जो सोलर रेडिएशन है उसका विड्थ है मान लो, ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना 400 से 700 नैनोमीटर का विजिबल का, उसी तरह। तो अब देखो यहाँ पे जो एरिया ऑफ इम्पैक्ट है वो क्या हो गया, ये अगर इसको हम ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो ये एरिया जो है ये बी से क्या हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा है ना, ठीक। पहला रीजन ये हो गया, ठीक। दूसरा, जब भी जैसे हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है, जो भी हो, या ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, या जो एनर्जी हो रहा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा लास्ट क्लास में भी, इसमें भी रिमाइंडर में, बाय 3 मोड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो कंडक्शन हो रहा है तो उसमें क्या होता है, फिजिकली कांटेक्ट हो रहा है, यानी थ्रू वाइब्रेशनल एनर्जी। तो जो यहाँ के एटम्स हैं वो तो सेम, चूंकि कांस्टेंट है, सोलर रेडिएशन रिसीव बाय द अर्थ सरफेस इज कांस्टेंट, तो इसका जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहा है और यहाँ पे भी जो वाइब्रेट कर रहा है उसका तो सेम होगा। अब लेकिन सोचो इसको इतना एरिया मिल रहा है, जो वाइब्रेशनल इंपैक्ट है उसका एरिया बहुत ज्यादा है, तो वो वहां के जो ज्यादा मॉलिक्यूल्स को इंपैक्ट करेगा, ठीक है। और इसका क्या है, एरिया कम है, तो वो कम एरिया को ही, मतलब वहां के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करवाने का कोशिश करेगा, यानी ट्रांसफर ऑफ हीट होगा। तो अब तुम सोच, मतलब आप लोग खुद सोचो कि जो एरिया, जैसे मान लो कोई स्पीड अप हो रहा है, कोई मतलब हम वाइब्रेट करवा रहे हैं, या ऐसे सोचो, मान लो कोई बीकर है, ठीक है, इसमें 4 से 5 ही मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। और इसमें बहुत सारे, मतलब एक 10 मीटर पर सेकेंड इसको, मतलब पर सेकेंड के स्क्वायर से जो है जो वेलोसिटी मूव कर रही है उसको हम इसमें, या ठीक है, छोड़ दे, तो ये क्या करेगा, बाकी सबका भी स्पीड अप को क्या है, स्पीड को ये करेगा, बढ़ाएगा, ठीक। तो इसको कम मॉलिक्यूल्स फेस करना पड़ रहा है, तो यानी कि क्या होगा, जो ये 10 मीटर पर सेकेंड है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर 5 में इक्वली भी कर लेते हैं तो क्या हो गया, अराउंड 2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड लगभग सबका हो जाएगा, अगर ये सभी रेस्ट में है तो। उसी तरीके से ये समझने के लिए ऐसा, मतलब ये मत समझना। अब मान लो यही 10 मीटर पर सेकेंड का जो वेलोसिटी है, इसमें अगर 10 मॉलिक्यूल्स या 9 मॉलिक्यूल्स डाल दिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मॉलिक्यूल्स डाल दिए, तो अब ये जो वाइब्रेशनल इंपैक्ट है, ये जो सारे मॉलिक्यूल्स को इंपैक्ट करेगा, उसके बाद जो फाइनल इसके पास जो गति होगी, वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, कम होगी, यानी 10 में इक्वल बटेगा, लगभग 1 मीटर पर सेकेंड रह जाएगा। तो देखो ये वाइब्रेशनल इंपैक्ट के कारण क्या हो रहा है, इसका गति क्या हो गया, वेलोसिटी इससे कम हो गया, कम मॉलिक्यूल्स था। उसी तरीके से क्या हो गया, हीट का ट्रांसफर जो हो रहा है, अब ऐसे समझो
कि मान लो कि हम ऐसे समझो कि एक मतलब बीकर में हमने वाटर रखा जिसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड ये है, ठीक है। अब इसको एक पतले वेसल से ही हम टच में रखते हैं जिसमें पानी है, तो हीट का ट्रांसफर क्या हो गया, तब तक होगा जब तक दोनों में 5 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या है, कम है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या है हमारा यहाँ, कम है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर कम है। वही अगर कोई बड़ा बीकर ले लें, ठीक है, बड़ा बीकर ले लें, तो अब देखो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वाटर कम था तो बहुत जल्दी हीट ऑफ ट्रांसफर हो रहा है। अब वही वाटर का क्वांटिटी ज्यादा था तो यहाँ 10 डिग्री, भले दोनों का 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा, लेकिन टाइम टेकिंग क्या हो जाएगा, इनहैंस हो जाएगा। ये पूरा को क्या करेगा, क्योंकि यहाँ के ये कम था तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमारा क्या था, कम मॉलिक्यूल्स था, तो वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन जो टाइम हीट जो लेने में लगा टाइम कम लगा, यहाँ पे ज्यादा था तो ज्यादा लगा। तो अब सीधा सोचो इम्पैक्ट क्या हो रहा है, एरिया ऑफ इम्पैक्ट पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है। तो यहां से जो है जब ज्यादा एरिया को इम्पैक्ट कर रहा है तो ज्यादा, जाहिर सी बात है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स को वहां की क्या कर रहा है, वाइब्रेट करवा रहा है, यानी इम्पैक्ट कर रहा है। तो यानी कि क्या हो गया, जो एब्जॉर्प्शन, जिस इंटेंसिटी, अब देखो जिस इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी सोलर रेडिएशन का यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो सोलर रेडिएशन कांस्टेंट है, लेकिन इसी पर यूनिट एरिया में जो एरिया है, ये इस एरिया में वही इंटेंसिटी से यहाँ पे भी ये हो रहा है, ठीक है, क्या कहते हैं आपका एनर्जी वही आ रहा है, लेकिन एरिया कम है, तो क्या होगा, ये ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट करेगा और ज्यादा हीटअप होगा, क्या होगा, तो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा वाइब्रेशनल इंपैक्ट रहेगा उसका, तो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा और रिफ्लेक्शन कम होगा। उसी तरीके से जब ये एरिया ऑफ इंपैक्ट क्या है, ज्यादा है, एरिया ऑफ इंपैक्ट ज्यादा है, रेडिएशन जो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया, ज्यादा एरिया को क्या किया, एरिया ऑफ इंपैक्ट बढ़ गया, ठीक है। इसका वैल्यू तो वही है 2 कैलोरी 2 लेंजली वाला वैल्यू उतना ही है, लेकिन ये वो वैल्यू इतने सारे एरिया में बढ़ गया। तो इतने सारे एरिया में बढ़ गया तो यहाँ के जो निचले वाला सरफेस है उस पे जो है आपका मतलब एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये रिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा। और ऐसे समझो, सबसे सिंपल बात ऐसे समझो, सब मतलब एकदम लेमन तरीका में समझो, ये ज्यादा एरिया ऑफ इंपैक्ट है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए, तो ये ज्यादा पार्ट्स को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, इंपैक्ट ऑफ एरिया कम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम हो गए, तो रिफ्लेक्शन क्या हो गया हमारा, कम हो गया, ठीक है। लेमन में सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ सिर्फ याद करो, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो दूसरा ये किस पे कर रहा है हमारा, सबसे अच्छा ये था आपका वो जो वेलोसिटी वाला बताया था, समझना है किसी भी तरीके से समझो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे क्या कर रहा है हमारा, एल्बिडो डिपेंड हो रहा है। तो जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा होगा, रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा और लेस एब्जॉर्प्शन कम होगा। उसी तरीके से 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर जब होगा तो क्या होगा हमारा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और रिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा। तो अगर इसको देखा जाए तो अर्थ के सरफेस पे जैसे जैसे हम जो है इक्वेटर से पोल की ओर मूव करते हैं तो क्या हो गया मेरा, इक्वेटर से पोल की ओर, तो जो यहाँ पे क्या होता है, सूर्य जो है लगभग सीधे पे पड़ती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ज्यादा से ज्यादा आपका मैक्सिमम यहां तक जाता है। तो जब इक्वेटर पे सीध में है तो पोल पे क्या हो रहा है, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया, है ना, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ गया, ठीक है। तो यानी कि एल्बिडो जो है क्या हो गया हमारा, एल्बिडो इंक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। तो इक्वेटर टू यहाँ पे एकदम सीध पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्शन लेस हो रहा है, यानी कि लेस अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन इज बीइंग रिफ्लेक्टेड टू द स्पेस,
तो यहाँ पे लेस है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा बढ़ रहा है, तो यानी कि मोर जो है रिफ्लेक्शन होगा, तो एल्बिडो क्या होगा, इंक्रीजेस होगा, बढ़ेगा उसका वैल्यू, रिफ्लेक्शन का जो है वैल्यू बढ़ेगा। तो एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, ठीक है ना, इक्वेटर टू पोल। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा जो भी हमने बताया। चलो एक बार जितने भी क्लासेस में उसको रिमाइंड अप कर लेना, ताकि हम लोग अब जो है धीरे धीरे क्या मेन इसमें जा रहे हैं, जैसे मौसम संबंधी भी बात होगी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।